तो अब हम लोग वृत्त से संबंधित 10 प्रश्न को कवर कर लिए थे। अब हम लोग 11 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जीवा पर फोकस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और समझते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त ड्रॉ कर दिए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग सारे प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आज का कि क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? क्या वृत्त में सभी जीवाएं एक समान होती है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीवा जो होती है वृत्त के दोनों बिंदुओं को वृत्त पर स्पर्श करती है, यानी कि इसमें जितनी चाहे जीवा खींच सकते हैं। यानी कि यदि पूछा जाए कि एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है या समान होती है कि नहीं होती है, तो है क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? तो देखा जाए यहाँ पर कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो क्रमशः इसकी जीवाएं घटती जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में जो जीवाएं होती है वह समान नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? तो क्या होगा? तो नहीं होती है। क्या होगा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त में जीवा का शुरू और अंत बिंदु कहाँ पर होता है? इस तरह हम लोगों ने इस वृत्त में समझे हैं कि जीवा जो भी जीवा है, इसमें जितनी भी जीवाएं हैं उनकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है वो वृत्त पर है, वृत्त के अंदर और ना ही वृत्त के बाहर है। तो कहाँ पर है? तो वृत्त के ऊपर है। तो कह सकते हैं कि वृत्त में जीवा का शुरू तथा अंत बिंदु जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वृत्त पर होता है। कहाँ होता है? वृत्त पर। वृत्त पर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो देखते हैं कि वृत्त में जीवा जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। बड़ा जो जीवा होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि केंद्र से होकर गुजरने वाला जो जीवा है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है तो क्या होती है? तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजरी है। इसके बाद कोई भी ऐसा जीवा नहीं है जो केंद्र से होकर गुजरे। तो एकमात्र ऐसी जीवा और जो बड़ी है वह कहाँ से होकर गुजरी है? तो कहाँ से गुजरेगी? तो केंद्र से होकर गुजरेगी। कहाँ से? केंद्र से होकर गुजरेगी। आगे बढ़ते हैं। वृत्त में व्यास कितनी त्रिज्या से बनती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है या त्रिज्या जो होता है वह केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी का होता है। तो हमने बताया था कि इस दूरी को आर कहते हैं और तथा इस दूरी को भी आर कहते हैं। तो व्यास जो है कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है? तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो टोटल कितना हो गया? तो 2। वृत्त में व्यास कितनी त्रिज्याओं से बनी होती है? तो 2 त्रिज्या से। कितने त्रिज्या से? तो 2 त्रिज्या। 2 त्रिज्या से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वृत्त में
जीवाओं की संख्या होती है, यानी कि वृत्त में जीवा की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखा जाए कि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है। तो अनंत बिंदुएं होती है तो उससे संबंधित हम लोग अनेक जीवाएं खींच सकते हैं, यानी कि वृत्त में जो जीवा की संख्या होती है वो अनगिनत होती है, यानी कि अनंत। क्या होता है, तो अनंत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वृत्त में बड़ी जीवा, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, ऊपर तथा व्यास से ऊपर तथा नीचे जाने पर जीवा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस फिगर में समझें कि बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाता है। व्यास से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो जीवा की लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ऊपर भी जाने पर जीवा की लंबाई घटती जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में बड़ी जीवा के ऊपर तथा नीचे जाने पर जीवा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्रमशः घटता जाता है। उसकी लंबाई क्रमशः घटती जाती है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीवा जो होता है व्यास का होता है कितना, जो त्रिज्या है वो व्यास का क्या होता है, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। r बराबर d/2 होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा। आगे प्रश्न जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है, यानी कहने का मतलब कि समबाहु त्रिभुज होता है कि समकोण त्रिभुज होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनता है वह त्रिभुज जो है, इस तरह समझें, ये अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होता है, कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए तो इसमें जो कोण बनता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज जो होता है, जो व्यास के दोनों बिंदुओं से बनता है, उन्हें हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में बांटती है, कितने भागों में बराबर में बांटती है। तो हमने एक फिगर से इसे समझें कि ये जीवा हुआ, जीवा से इस पर एक लंब डाला जाए, केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज एक जो है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है, व्यास जो है, व्यास बराबर 2r होता है, यह कथन सही है या गलत है। तो हमने बताया था कि व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होता है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा।